नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 है। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 को बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और पूरा अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि कंजर्वेशन का मीन्स होता है बच्चों संरक्षण, यानी कि सुरक्षा, किसी चीज को संरक्षित करना। ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो इसी टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि हम जो हमारे प्लांट यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल यानी कि जो जानवर हैं, उन्हें हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि आने वाले समय के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रकृति है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुछ इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं कि कुछ प्लांट्स की प्रजातियां हैं और कुछ जानवरों की प्रजातियां हैं जो कि कहीं कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर हैं, या फिर जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इस चैप्टर में यही बिल्कुल हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बी सॉ इन क्लास 7th, हमने क्लास 7th में देखा पहेली and Bhujo have visited the forest along with प्रोफेसर अहमद टीपू। यानी कि पहेली और भूजो जो थे एक ट्रिप पे गए थे एक प्रोफेसर के साथ जिनका नाम था अहमद टीपू। सॉरी, आगे देखिएगा। अहमद टीपू नाम उनका था। देवर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स, और वो अपने क्लासमेट यानी कि सहपाठियों के साथ अपना वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे कि हमने वहाँ क्या क्या देखा, कौन कौन सी जानवर देखे, किस किस प्रकार के पेड़ पौधे देखे। ठीक है, यही वही सारी बातें वो अपने दोस्तों के साथ बताना चाह रहे थे। अदर चिल्ड्रंस इन द क्लास वर आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, यानी कि वो भी बताने के लिए उत्सुक थे और दूसरे बच्चे भी ये जानने के लिए उत्साहित थे कि आखिर आपने क्या क्या वहाँ देखा, वो हमें बताइए। ठीक है, और वो भी बताने के लिए बड़े ही बेचैन थे कि हमने ये चीज़ें वहाँ पर देखी। चलिए, सम सम ऑफ देम हैव विजिटेड भरतपुर सेंचुरी, यानी कि उनमें से जो कुछ बच्चे थे वो भरतपुर सेंचुरी गए थे। सम अदर हैड हियर्ड अबाउट कजरंगा नेशनल पार्क, और कुछ बच्चों ने कजरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी सुन रखा था। लोकेंचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ ने लोकेंचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुन रखा था। ठीक है, ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। ग्रेट बायोस्फीयर, निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में भी बहुत से बच्चों ने जानकारी प्राप्त कर रखी थी। चलिए दोस्तों, और आगे समझते हैं क्या होता है। अब आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जो हमारे देश में या फिर हमारे यहाँ ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने हुए हैं और नेशनल पार्क बने हुए हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या था, यानी कि ये क्यों बनाए गए। ठीक है, तो इसी का बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए आगे एक्सप्लेन करते हैं, हम आगे समझाते हैं कि आखिर ये क्यों बनाए गए और इनकी क्या आवश्यकता पड़ी। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉस्ट। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का कटना, यानी कि पेड़ पौधों का लगातार कम होना, और इसके क्या क्या कारण हैं इसे हम भी समझते हैं। एक ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी जो है उस पर कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर वेलबिंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, जो कि हमें, और देखिए, हमें जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए हमारी आवश्यकता होती है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे पर बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए निर्भर है। ठीक है, टुडे, आज, ए मेजर थ्रेड ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत सारे जो जीव हैं वो वनों में रहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट्स में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है
कि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यानी कि जंगल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लगातार काटे जा रहे हैं, यानी कि जब जंगल और वन कट जाएंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for purposes, ठीक है, यानी कि हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि हमारी ज़मीन से पेड़ पौधों को काटना और उसी ज़मीन का किसी दूसरे काम के लिए उपयोग करना। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर कट फॉर द सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो, यानी कि पेड़ पौधे और जंगल किसी जो नीचे दिए गए हैं, नीचे ये पॉइंट में दिए गए इनके इन रीजनों से हम काटते हैं। दूसरा, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ज़मीन को फसल के लिए तैयार करना। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, या फिर वहाँ पे मकान बनाना या फिर कोई फैक्ट्री लगाना। मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज फ्यूल, यानी कि या फिर उससे कोई फर्नीचर बनाना या फिर हमारे जो वुड है उसका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना। आगे देखिए दोस्तों, सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर्स ड्राफ्ट्स, यानी कि कुछ कारण और भी हैं जिनके कारण हमारे जैसे डिफॉरेस्टेशन कारण, जैसे वनों में आग लग जाना, ठीक है, या फिर बिल्कुल सूखा पड़ जाना, ये सब भी किसके कारण है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन के, यानी कि जंगलों के कम होने के कारण है ये। आगे एक्टिविटी 7.1 समझ लेते हैं। ऐड मोर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, यानी कि आपको एक लिस्ट बना तैयार करनी है डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों के कम होने के कारण आपको उस लिस्ट में लिखने हैं, ठीक है, और क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल, और ये भी बताना है कि वो जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो नेचुरली हुआ है या फिर किसी इंसान के द्वारा हुआ है, ठीक है। आगे हम समझते हैं दोस्तों कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है। पहेली एंड भूजो रिकॉल्ड द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पहेली और भूजो ने याद किए वनों को कम होने के कारण, ठीक है। रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पॉल्यूशन लेवल, यानी कि क्या क्या जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है यानी कि जंगलों के कम होने से हमें कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं, ये ज़रा हम समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाएगा हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, द अर्थ। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और जंगलों के कम होने से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आगे समझते हैं दोस्तों, अर्थ द इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, और जो ज़मीन का पानी है, ज़मीन के अंदर वाला ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, यानी कि हम जानते हैं कि जो अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो हमारे पूरे नेचर को डिस्टर्ब कर देगा, अनबैलेंस्ड कर देगा। देवर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद, उन्हें प्रोफेसर अहमद के द्वारा बताया गया था दैट इफ कटिंग द ट्री कंटिन्यूस, यानी कि हम लगातार ऐसे ही वनों को और पेड़ों को काटते रहे, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल विल बी, तो क्या होगा, रेनफॉल और जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, डिक्रीज। मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉप्स, तो बहुत सारे कारण बन सकते हैं जब डिक्रीज हो जाएगी हमारे सोइल की फर्टिलिटी, और भी कई सारी समस्या आ जाएंगी वनों के कम होने से। इंक्रीज द नेचुरल, इससे प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, जैसे बाढ़ आ सकती है या फिर सूखा पड़ सकती है। आगे समझिए दोस्तों, रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस को भी याद करिए कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used, resulting its increase, ठीक है। अगर जब कम और कम पेड़ होने का मतलब ये है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होना, ठीक है, यानी कि जो हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसका बढ़ जाना हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाई उसका अमाउंट बढ़ जाएगा इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाई का। दिस विल बी लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, और जो उस कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाएगी तो जो हमारी अर्थ जो है जो हीट को रिफ्लेक्ट करती है वापस भेज देती है, वो नहीं जा पाएगी, वो वहीं के वहीं ट्रैप होकर के रह जाएगी, जिससे कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो
बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी वाटर साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड मेक रिड्यूस रेनफॉल, और इससे क्या हो सकता है, जो बरसात है वो होना बिल्कुल कम हो जाएगी। दिस कुड बी कॉज ड्रॉट, और हो सकता है कि बिल्कुल सूखा भी पड़ने लगे, बिल्कुल बरसात होना भी बंद हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो कारण है कि अगर हम वनों को काटना यानी कि वनों को कम करेंगे, पेड़ पौधों को कम करेंगे, इससे ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगे देखिए, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ विच लीड टू द चेंज इन सोयल प्रॉपर्टीज। और डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारी जो मिट्टी है उसकी भी कई सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, इनकी बदल जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी अर्थ की, जो कि प्लांटेशन और वेजिटेशन से काफ़ी अफेक्ट हो जाएंगी। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7, आपको याद होगा क्लास 7 का, हाउ ट्री प्रिवेंट सोयल एरोशन। यानी कि जो ट्रीज हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, वो सोयल एरोशन को कैसे रोकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को कैसे रोकते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, फ्यूअर ट्री रिजल्ट इन द मोर सोयल एरोशन। ठीक है, और बहुत से ट्री ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होगा, सोयल एरोशन कम होगा। अगर देखिए, ट्रीज की संख्या यानी कि पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी तो सोयल इरोजन कम होगा, अगर पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो सोयल इरोजन बढ़ जाएगा, जिससे मिट्टी का कटाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिमूव द टॉप लेयर ऑफ सोयल, एक्सपोज द लोअर। इससे क्या होगा, जो मिट्टी के ऊपर वाली लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वाली नीचे वाली निकल आएगी। लेयर ऑफ द सोयल एक्सपोज द लोअर। हार्ड एंड रॉकी लेयर, हार्ड और रॉकी लेयर जो होती है, दिस सोयल हैज़ लेस ह्यूमस एंड हैज़ लेस फर्टाइल। यानी कि वो सोइल में ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम होती है और लेस फर्टाइल होती है, यानी कि ये गुड फर्टाइल सॉइल नहीं होती। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। यानी कि जो क्या होगा, जो हमारी फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जो मिट्टी होगी वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ रही होगी। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो हमारे मिट्टी की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी घट जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप सोयल सरफेस इनटू द ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन रेंज, यानी कि जो मूवमेंट होगा वाटर का टॉप लेयर से लेके नीचे की तरफ, इट रिड्यूस, वो भी कम हो जाएगा, तो यानी कि इनफिल्ट्रेट वाटर जाएगा, यानी कि साफ पानी नीचे तक फिल्टर नहीं हो पाएगा। सो देयर आर फ्लड, इसके कारण फ्लड आ सकती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्स्ट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारी मिट्टी का टेक्सचर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी भी कम हो जाएंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। वी हैव स्टडी इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने क्लास 7th में ये पढ़ा कि हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। लिस्ट दिस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए। विल बी फ्यू फेस शॉर्टेज दिस प्रोडक्ट इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्री। यानी कि जब जो फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहे तो उनकी कमी हो जाएगी। जैसे हमें फॉरेस्ट से वुड मिलता है, कागज़ मिलता है, गम्स मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, वो उन सब की कमी हो जाएगी। ठीक है, एनिमल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। यानी कि जो एनिमल हैं, जो हम पशुओं को पालते हैं और जो फॉरेस्ट में जानवर रहते हैं, उनकी लाइफ भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन के कारण। लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। उन्हीं पॉइंट को लिस्ट करिए और अपनी क्लास में अच्छे से डिस्कस करिए। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, यही इस टॉपिक में हम अच्छे से समझने वाले हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारणों को समझना पड़ेगा। पहेली एंड भूजो आर वरीड, काफ़ी परेशान हुए जब उन्हें ये पता चला कि डिफॉरेस्टेशन से इतने सारे नुकसान हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज सेफ। फिर वो इतने दुखी हो जाते हैं उसके नुकसान को जान करके, पहेली और भूजो, यानी कि अगर इतने सारे नुकसान होंगे तो वो अपने
जिससे कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा संकट में पड़ जाएगी। तो वो सीधा अपने प्रोफेसर के सर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि आखिर हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि सेफ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों ये वाला। सबसे पहले समझते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट विच सपोर्ट लाइफ। यानी कि बायोस्फीयर हमारी पृथ्वी का वो पार्ट होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं और जीवित रख पाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, या कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिटर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी है जिससे बहुत सारे जीव हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं। देयर इंटर रिलेशनशिप, और यानी कि हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधा कोई न किसी से, किसी न किसी पर, एक दूसरे पर निर्भर है जीवित रहने के लिए। ठीक है, हर एक दूसरे का इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे से संबंध है किसी न किसी तरीके से। एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और सभी का इन्वायरमेंट के साथ में भी रिलेशनशिप है। जैसे कि मैंने बताया कि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, और जो फिर उसके हम बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकालते हैं, उन्हें हमारे पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए चाहिए होती है। यानी कि हम और पेड़ पौधे भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली भूजो एंड देयर क्लासमेट्स। यानी कि प्रोफेसर जो अहमद थे, उन्होंने एक विजिट ऑर्गेनाइज किया एक बायोस्फीयर जाने के लिए। इसके लिए पहेली भूजो और उनके क्लासमेट्स के लिए। ही सेलेक्टेड ए प्लेस नेम पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, और उन्होंने एक प्लेस को चुना जिसका नाम था क्या, पंचमरी, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व था। ही नो दैट प्लांट एंड एनिमल फाउंड हर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालय पीक एंड द दोज ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पे वो सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हिमालय के ऊपर देखने को मिलते हैं प्लांट, और जो बिल्कुल लोअर वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में मौजूद थी, जिससे कि वो अच्छे से बच्चों को समझा सकते थे। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट, प्रोफेसर अहमद ये मानते थे, द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हर इज यूनिक, यानी कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बिल्कुल यूनिक है। ही रिक्वेस्टेड माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, और फिर उन्होंने माधव जी जो कि फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की टू गिट गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि वो बच्चों को अच्छे से गाइड करें, समझाएं, अंदर बायोस्फीयर के रिजर्व के अंदर जब हम घूमने जाएं, अच्छे से उन्हें गाइड करें और समझाएं। ही एक्सप्लेन दैट preserving area such biological importance make them a part of our national heritage। और फिर वो अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करते गए प्रिजर्विंग एरिया और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि हमें कितनी ज़रूरत है इस चीज़ को सेव करने की। आगे देखिए, माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट पार्ट ऑफ ए पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। यानी कि माधव जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया कि इसमें हमारा क्या इफेक्ट्स है और हमारी सोसाइटी का क्या इफेक्ट्स है और हमें इस पर कितना ध्यान देना चाहिए, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फना देयर हैबिटेट, यानी कि हमें अपने फ्लोरा और फना को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वहाँ के हैबिटेट्स को, यानी कि उसमें रहने वाले, उस जगह एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को। प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्लेस होता है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा हंटिंग, फॉरेस्ट ग्रेजिंग, ये सभी ज़्यादा किसी को परमिटेड नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे रोक लगी होती है, ना ही कोई पेड़ पौधों को काट सकता है, ना ही कोई एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, हैव बीन अरमार्क्ड प्लांटेशन कल्टीवेशन, इसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल अरमार्क्ड होती है, यानी कि वहाँ प्लांटेशन को, प्लांटों को कल्टीवेट नहीं कर सकता, जानवर को ग्रेज नहीं करा सकते, फेलिंग ट्री, पेड़ों को काट नहीं सकते, हंटिंग पोचिंग एंड प्रोहिबिट दे रहे, यानी कि वहाँ पे जानवरों को पकड़ना, जानवरों को मारना, पेड़ों को काटना, ये सभी बिल्कुल रोक होती है, इन पे बिल्कुल मना होता है, वहाँ पर हम ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकते। अब समझते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस टू देम इन देयर हैबिटेट। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, कि सुरक्षित किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस, यानी कि किसी बाहरी डिस्टरबेंस से, टू देम एंड देयर हैबिटेट, उसे और उसकी वहाँ के रहने के वातावरण को खराब करने से बिल्कुल रोका जाता है। यानी कि बायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित किया जाता है फ्रॉम, किससे, एनी डिस्टरबेंस, मतलब किसी भी डिस्टरबेंस से, ठीक है, किसी कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से उन्हें बचाया जाता है, टू डैम एंड उन्हें और उनके हैबिटेट को, यानी कि उस प्लेस को जहाँ पर वो अपने आप को जीवित रख पा रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क को समझते हैं कि नेशनल पार्क आखिर है क्या। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ जो कि एक एरिया होता है जो कि रिजर्व किया गया होता है जंगली जीवों के लिए, ठीक है, वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर कि जंगली जानवर अपना आसानी से क्या है फ्रीली यूज कर सकते हैं, किसका, हैबिटेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक स्रोतों का। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है लैंड फॉर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये काफ़ी बड़ा ज़मीन का हिस्सा होता है जहाँ पे कि कंजर्व किया जाता है किसको, वाइल्ड लाइफ को एंड प्लांट और एनिमल को। यहाँ की यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है जहाँ की पेड़ पौधे और जानवरों को दोनों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स एंड लिविंग द एरिया, ठीक है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं ये क्या है। एजेंसीज सॉरी एजेंसीज एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल, यानी कि कुछ एजेंसीज भी हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट और एनिमल की केयर करती हैं, यानी कि देखभाल रखती हैं। बहुत सारी कंपनियां जैसे द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, उन्होंने कई सारे नियम बना सकते हैं, मेथड एंड पॉलिसीज बना रखी है, यानी कि हमारे पेड़ पौधे और जानवर को संरक्षित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट यानी कि उन्हें सुरक्षित करना एंड कंजर्व करना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि समझिएगा दोस्तों क्या क्या है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और एक्सेट्रा और भी कई सारी चीज़ें, ये ऐसा एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन यानी कि सुरक्षित रखने के लिए किसी पेड़ पौधे और जानवरों के, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वहाँ पर हमारे पेड़ पौधे और जानवरों को बिल्कुल संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कोई भी बाहरी या कोई भी उससे कोई नुकसान ना पहुँचाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्टिविटी 7.3, इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर सॉरी फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ज़िले में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर ये पता लगाइए कि कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैं। स्टेट में देखिए और कंट्री में देखिए। रिकॉर्ड इन टेबल शो देयर एरिया आउटलाइन मैप इन द इंडिया, यानी कि उसे रिकॉर्ड करिए टेबल में और उस एरिया को दिखाइए। आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, आपके स्टेट में कितने हैं और आपकी कंट्री में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि सबसे नेशनल पार्क का नाम भरना है, इधर इधर नेशनल पार्क, इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इधर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तुम्हारी स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है आपकी स्टेट में और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, आपकी कंट्री में कितने वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यानी कि इस टेबल को इस तरीके से आपको फिल करना है। आगे देखिएगा बच्चों क्या समझते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा अगला टॉपिक, जिससे कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।